मैंने पापा की वसीयत कई बार पढ़ी थी, जिसे देखकर मेरा खून खौल रहा था। 2 दिन पहले ही मुझे लंदन से अचानक हिंदुस्तान आना पड़ा क्योंकि मेरे पापा की डेथ हो चुकी थी। अपने पापा के अंतिम संस्कार के बाद जब उनके वकील ने मुझे उनकी वसीयत दी तो उसे देखकर मैं गुस्से में लाल हुआ था। मैं लंदन में पेट्रोल पंप पर काम करता था, जो तनख्वाह मुझे मिलती रही। मैं अपने मामूली सी खर्चों के से पैसे निकाल कर अब हिंदुस्तान पापा को भेज देता और पाई पाई जमा करके और कुछ अपनी गांव की ज़मीन बेचकर मेरे पापा ने दिल्ली जैसे शहर में घर और कुछ दुकानें खरीद ली थी। मैं पिछले 10 साल से पैसे भेज रहा था। 17 साल की उम्र से ही मैं लंदन चला गया था और अब 27 साल के हो चुका था। यूँ अचानक पापा की मौत का सुनकर वापस आने के लिए मेरी नौकरी भी छूट गई थी क्योंकि वह लोग मुझे छुट्टी देने को तैयार नहीं थे। मुझे भी यह सहारा था कि जो भी मैंने घर पैसे भेजे हैं वह सब मेरे पापा ने मेरे लिए संभाल कर रखे होंगे, इसीलिए दिल्ली जाते ही कोई छोटा मोटा काम करके अपना घर बसा लूँगा। लेकिन पापा की वसीयत ने मेरे होश उड़ा के रख दिए थे। वसीयत में लिखा था कि लंदन जाने के लिए पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए मैंने अपनी ज़मीनों का कुछ हिस्सा बेचकर तुम्हें पैसों का इंतजाम कर दिया था। इसीलिए इस घर पर और पापा की बाकी जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ सुनैना का हक है। तुम्हारा हिस्सा तुम्हें पहले ही मिल चुका है। अब तुम लंदन गए थे तब यह पढ़कर मेरा सर बुरी तरह से चकरा गया था। वह एक पागल कम उम्र से मेरी बहन जिसका पागल खाने में इलाज चल रहा था, पापा ने कैसे सब कुछ उसके नाम कर दिया। चलो ये इतनी बड़ी बात उस समय न होती तो जब प्रॉपर्टी कुछ और हिस्सा ही सुनैना के नाम होता और मैं उसे पागल को स्टाम्प पेपर पर साइन करवा कर सब कुछ अपने नाम कर लेता। लेकिन पापा की बेवकूफ़ी और खुदगर्जी की हद न थी। साथ में ये भी लिखा था कि पापा की सारी जायदाद वही ले सकता है जो सुनैना से शादी करेगा और उसे तलाक नहीं देगा, ना ही कभी दूसरी शादी करेगा। मतलब मेरी सालों की मेहनत मेरे बाप ने कुएं में डाल दी। मेरे हाथ में एक फूटी कौड़ी तक नहीं छोड़ी थी। पापा की जायदाद अब करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी थी, जो कभी उन्होंने लाखों की खरीदी थी। पापा की वसीयत पढ़कर मेरे गुस्से से बुरा हाल था। भला इस तरह की वसीयत का क्या मतलब था? पापा किसी गैर को कैसे अपनी जायदाद दे सकते थे? चलो मैं सुनैना की शादी किसी से करवा भी देता, तब भी मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं आना था, क्योंकि मुझे तो अपने ही बाप के घर में रहने की इजाज़त तक नहीं थी। इस घर में वही रह सकता था जिसकी शादी सुनैना से होती। यह अजीबोगरीब वसीयत के साथ एक खत भी था जो पापा ने मेरे नाम लिख कर छोड़ा था। लेकिन मुझे पापा पर इस कदर गुस्सा था, मैंने सब कुछ एक दराज में फेंक दिया। पापा का लिखा हुआ आखिरी खत मुझे पढ़ने का मन ही नहीं हुआ। मुझे पता था कि ज़रूर मुझे विनती की होगी कि सुनैना पागल है, उसे प्रॉपर्टी की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी की लालच में कोई उसे शादी कर लेगा और उसे जिंदगी भर संभालता रहेगा। तुम मर्द हो, तुम अपना इंतजाम खुद कर लेना। इसी तरह की बातें पापा ने खत में लिखी होगी और मेरा दिल बिल्कुल भी खत को पढ़ने का मन ही नहीं हुआ। इसीलिए मैंने वह खत दराज में डालकर दराज को बंद कर दिया। दूसरे दिन वह वकील मेरे पास आया और कहने लगा, आपको यह घर खाली करना पड़ेगा। आप इस घर में सिर्फ और सिर्फ सुनैना की मौजूदगी और उसकी रजामंदी से ही रह सकते हैं। मैंने गुस्से और हैरत में मिले जुले भाव से कहा कि वह पागल है, उसके अंदर इतनी समझ नहीं है कि वह अपनी रजामंदी बता सके, और फिर मैं उसका भाई हूँ। यह मेरे भी बाप का घर है। मेरी बात सुनकर वकील कहने लगा कि वसीयत भी आपके ही बाप ने बनाई हुई है। आपके पास आज शाम तक का समय है, या तो सुनैना को आप वापस इस घर में लेकर आओ या फिर मैं शाम को आपको इस घर से निकाल कर घर को ताला लगा दूंगा। वकील ये कहकर वहाँ से चला गया और मेरा भी जी चाहा अपना सर दीवार में दे मारूं। सुनैना उम्र में 22 साल की थी, लेकिन उसकी
अकल 10-12 साल के बच्चों की थी। फिर गुस्से में उसे चीज उठा उठा कर मारने की भी आदत थी। मैं किसे उससे लेकर आ सकता था, वह तो मेरे पीछे से मोहल्ले के बच्चों का जीना दुश्वार कर देती। मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, लेकिन मेरे बाप ने मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा था। मैं दोपहर को ही सुनैना को लेने मेंटल हॉस्पिटल पहुंच गया था और डॉक्टर से कहा कि मैं सुनैना का भाई हूं और उसे वापस ले जाने आया हूं। डॉक्टर पहले तो राजी नहीं हो रहा था, सुनैना को मेरे साथ भेजने के लिए कहने लगा। सुनैना के फादर ने सुनैना को यहाँ एडमिट करवाया है। हम उनकी रजामंदी के बगैर सुनैना को आपके साथ नहीं भेज सकते। मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं सुनैना का भाई हूँ और मेरे पापा की डेथ हो चुकी है, इसीलिए अब सुनैना की देखभाल करने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरी बात सुनकर भी पता नहीं क्यों डॉक्टर सुनैना को मेरे साथ भेजने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहा था। और जब मैंने डॉक्टर को धमकी दी कि तुम मुझे मेरी बहन को यहाँ से ले जाने के लिए नहीं रोक सकते, मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा, तब डॉक्टर थोड़ा लाइन पर आया और सुनैना को मेरे साथ भेजने पर राजी हुआ। डॉक्टर ने मुझे कुछ कागजात पर साइन करवाया और नर्स से कहा कि सुनैना को लेकर आओ। कुछ देर बाद एक जवान बेहद हसीन लड़की हाथ में डाल कपड़े लंबे खूबी खुले बालों के साथ खड़ी मुझे टुकुर टुकुर देख रही थी। मैं 10 साल बाद उसे देख रहा था और किसी भी एंगल से नहीं लग रही थी कि यह पागल है। कोई भी उसके हुस्न को देखकर उससे नजरें हटाना भूल सकता था। 10 साल पहले देखा था खूबसूरत तो वो तब भी थी, लेकिन अब तो उसकी रंग रूप और निखर चुका था। वह डरी सहमी से मुझे देख रही थी। डॉक्टर ने कहा, यह तुम्हारा भाई है, ये तुम्हें लेने आया है, फिर अब उनके घर पर रहोगी। यह सुनकर न जाने क्यों उसकी रंगत उड़ गई। कहने लगी, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं सिर्फ अपने पापा के पास जाऊंगी। मुझे मेरे पापा के पास ले चलो। पापा के अलावा मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी। सब मुझे मारते हैं। मैं कौन सा उसे अपने घर पर लाना चाहता था। उसे घर पर लाना बस मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। मजबूरन मुझे खड़ा होना पड़ा। मैं सुनैना के सामने गया। मैंने कहा, सुनैना, मैं तुम्हारा आसी भाई, देखो, गौर से देखो और मुझे पहचानो। मैं तुम्हारे पापा के पास भी ले चलूँगा, लेकिन फ़िलहाल अभी तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पर रहना होगा। पापा अभी बाहर गए हैं, जब आ जाएंगे तो तुम्हें पापा के पास भी ले चलूँगा। जब मैंने उसे याद दिलाया तो वो मुझे गौर से देखने लगी। फिर शायद मैं उसे याद आ गया था। वह एकदम खुशी से चौंकी थी। सुनैना ने एकदम से कहा, आसी भाई? मैंने कहा, हाँ, तुम्हारा आसी भाई। और फिर मैंने जेब से चॉकलेट निकाली, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई थी। मैंने कहा, सुनैना, मेरे साथ चलो, मेरे पास ऐसी बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, मैं तुम्हें वह सारी चॉकलेट दे दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने मेरे हाथ से चॉकलेट ली और मेरे साथ जाने को तैयार हो गई। मैं उसे सबसे पहले बाजार ले गया। उसे अच्छी अच्छी कई ड्रेस खरीद दी। वकील के आने से पहले उसका हुलिया और कुछ और कर देना चाहता था। वह मेरे साथ बहुत खुश थी। मैंने उसके लिए कुछ अच्छी ड्रेसें खरीदी, लेकिन जैसे ही वापस जाने लगा, सुनैना की नज़र एक टॉप शॉप पर जाकर टिक गई। उन्होंने कहने लगी, अय्याशी भाई, मुझे खिलौने लेने हैं। वो मुझे आशी कहने के बजाय आशी भाई कहकर बुलाया करती थी। मैं उसे टॉय शॉप पर ले गया। मुझे लगा वह एक डॉल खरीदेगी, लेकिन उसने तो बहुत से अलग अलग तरीके के खिलौने उठाना शुरू कर दिए। मेरे पास इतने पैसे फ़िलहाल जेब में नहीं थे। मैंने सुनैना को बड़े प्यार से कहा, अभी तुम कोई एक डॉल ले लो, मैं तुम्हें कल बहुत सारे खिलौने ला कर दूंगा। लेकिन वह जिद करने लगी और फिर मुझे सुनैना पर गुस्सा आने लगा। मैंने उससे सारे खिलौने छीन कर वापस रखा। उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले आया।
वह किसी बच्चे की तरह जिद कर रही थी और जोर जोर से रो रही थी। मैं 1 घंटे में ही उसे पागल लड़की की हरकतें देखकर परेशान हो चुका था। मुझे अपने मरे हुए बाप पर भी बहुत गुस्सा आने लगा था। न जाने मुझे किस मुसीबत में डालकर चला गया था कि मैं उसकी दूसरी पत्नी की पागल बेटी को संभालता रहूं, मजबूरन उसे बर्दाश्त करूं। सुनैना मेरी सौतेली बहन माँ की पहली पति से थी। मैं 10 साल का था जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी। मेरे पापा ने दूसरी शादी की। मेरी सौतेली माँ अब दुल्हन बनकर इस घर में आई तो वह 3 साल की बच्ची को भी अपने साथ ले आई थी, जो देखने में कोई जापानी गुड़िया जैसी लगती थी, लेकिन थी जरा बावली सी। मेरे पापा ने मुझसे कहा था, सुनैना तुम्हारी बहन है, इसे आज से अपनी बहन समझना, लेकिन मैंने गुस्से से कह दिया था कि ये लड़की मेरी बहन नहीं है। मैं कभी बहन नहीं मान सकता। मुझे ना तो सौतेली माँ कभी अच्छी लगी थी और ना ही वह सौतेली बहन। मैं उन दोनों माँ बेटी से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था। खाना खाने के बाद यह कमरे में चले जाता था या फिर बाहर अपने दोस्तों के साथ चला जाता था। स्कूल से आने के बाद मेरा यह रूटीन होता था कि मैं हमेशा दोनों माँ बेटी को इग्नोर करता रहता था, लेकिन मुझे इस सुनैना नाम की बच्ची से नफरत उस समय महसूस होने लगा जब मेरा सगा बाप मेरे बजाय उससे ज़्यादा मोहब्बत करता था। उसे गोद में उठाया उठाया फिरता था जैसे वह उसकी सगी बेटी हो, और मैं सौतेला। यह सब देखकर मेरा खून खौल उठता था। जब मैंने अपने पापा को पागल लड़की से प्यार करते देखा तो मुझे न जाने क्यों उससे चिढ़ हो गई थी। एक बार जब मैं छोटा था तो अपने खिलौने से खेल रहा था। जब वह मेरे खिलौने की जिद करने लगी थी, मैंने कहा, खबरदार जो मेरे खिलौने को हाथ में भी लगाया तो। लेकिन वह जोर जोर से रोने लगी और जिद करने लगी। मैंने उसके मुंह पर जोरदार से थप्पड़ मार दिया था। मेरा थप्पड़ इतना जोरदार था कि वह दूर जाकर गिरी थी। इस वक्त मेरे पापा घर में दाखिल हुए थे। यह देखकर मेरी सौतेली माँ भी मुझे घूरने लगी और पापा ने मुझे बहुत जोर से थप्पड़ मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मासूम से बच्ची पर हाथ उठाने की। बस उसके बाद मुझे सुनैना से नफरत सी होने लगी थी। जैसे जैसे समय गुजरता गया मेरी नफरत भी उस पागल के लिए बढ़ती ही जा रही थी। मैं 17 साल की उम्र में ही अपनी पढ़ाई को बाय बाय कहा और पापा के जिद करने लगा कि मुझे लंदन जाना है। वहाँ मेरा एक दोस्त अपने बाप के साथ गया था। मैं भी उनके साथ चला गया। कोई डिग्री मेरे पास नहीं था, लेकिन इसीलिए पेट्रोल पंप की बजाय जॉब कर ली थी। अब 10 साल बाद आया तब भी मेरे बाप ने सगे बेटे की बजाय सब कुछ उस सौतेली बेटी को दे दिया था। वह अभी मुझसे जिद कर रही थी कि और मुझे उस पर गुस्सा आया। मैं उसके मुंह पर खींच के थप्पड़ मार दिया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये थप्पड़ मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगा। वह जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगी थी। घर आकर भी इसका रोना कम नहीं हो रहा था। शाम हो चुकी थी। वकील किसी भी समय पर घर पहुंच सकता था। अब मुझे अपने किए पर गुस्सा आया कि क्यों इस मुसीबत को थप्पड़ मार दिया। मैंने फिर सुनैना के पास आ गया। मैंने कहा, सुनैना देखो, मैं तुम्हें कल बहुत सारे खिलौने ला कर दूंगा, अभी चुप हो जाओ। लेकिन वह किसी छोटे बच्चों की तरह रोए जा रही थी। आशी बहुत गंदा है, मुझे थप्पड़ मारा है, वो रोते हुए कहने लगी। मैं पापा को बताऊंगी, उन्हें घर आने दो। उस पागल को यह तक मालूम नहीं था कि पापा मर चुके हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे चुप करवाया था। 2-3 चॉकलेट खाकर ही वह चुप हुई। फिर मेरे कहने पर उसने मुंह हाथ धोकर अपने कपड़े बदल लिए थे। अगर वह चुप होती तो बड़ी अच्छी लगती। कोई उसे देखकर पागल नहीं समझ सकता था, लेकिन थी तो वह पागल ही। खैर, वकील घर पहुंचा तो सुनैना से पूछने लगा कि आशी का रवैया तुमसे कैसा है। यह सुनकर सुनैना मुझे घूरते हुए देखा। मेरी तो जान ही निकल गई थी कि कहीं ये वो न बता दे कि मैंने उसे थप्पड़ मारा है।
ये कहने लगी, आसी भाई गंदा है। और यह सुनकर मेरी जान लबों पर आई थी। फिर वह कहने लगी, मुझे खिलौने नहीं लेकर देता। वकील कहने लगा, मैं तुम्हारे भाई को पैसे दूंगा तो वह तुम्हें ढेर सारा खिलौना खरीद कर देगा। यह कहकर एक चेक मुझे वकील ने दिया था। कहने लगा, तुम्हारे बाप जिन्हें जो दुकान खरीदी थी उनका आधा किराया वह सुनैना के इलाज पर खर्च करते थे और आधा उसके फ्यूचर के लिए बैंक में जमा होता था। अब वह घर पर है और तुम उसकी देखभाल करोगे तो यह तुम रखो। सुनैना की शादी के बाद यह चेक भी उसके पति को ही मिलेगा। यह सुनकर मेरी जान और जली थी। मैंने वह चेक उससे ले लिया। 50,000 का चेक था। बिना कमाई मेरा महीना आराम से गुजर सकता था। अगले दिन मैंने सुनैना के लिए बहुत सारे खिलौने ला कर दिए। वो बहुत खुश हुई थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे और मैं अपना दिमाग चला रहा था कि इस सुनैना का नाम की आफत से कैसे पीछा छुड़ाएं। मैं चाहता था कि सुनैना से मेरा पीछा भी छूट जाए और सारी जायदाद भी मुझे मिल जाए। फिर मैंने अपनी एक बहुत ही भरोसेमंद दोस्त से बात की कि मुझे कोई बेवकूफ़ सा लड़का चाहिए जिससे मैं अपनी बहन की शादी करवा सकूं और फिर उससे सारी जायदाद वापस मेरे नाम करवा सकूं। मेरी बात सुनकर मेरा दोस्त कहने लगा, ऐसा लड़का मिलना तो बहुत मुश्किल है। किसी गरीब लड़के को भी तुम लालच देकर और सुनैना की शादी करवा दोगे। अगर वो अब यह जान लेगा कि वह करोड़ों का मालिक है तो वह तुम्हें घर से निकाल देगा। मेरे दोस्त की बात भी ठीक थी। फिर मेरे दोस्त कहने लगा, देख आशीष, मेरे पास एक आइडिया है। अगर तू मेरी बात मान ले तो सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम आ जाएगी और तुझे बिल्कुल भी हाथ पैर नहीं चलाने पड़ेंगे। बैठे बैठी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम चली जाएगी। मैंने कहा, अच्छा ऐसा कौन सा आइडिया है? और फिर जो कुछ मेरे दोस्त ने मुझसे कहा मेरा खून खौलने के लिए काफ़ी था। गुस्से के मारे मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया। मैंने कहा, तुमने यह सोचा भी कैसे? वो मेरी बहन लगती है। वो मेरी और मैं बेगैरत नहीं हूँ। उसने अपना गिरेबान मेरे हाथों से छुड़ा और कहने लगा, वह तुम्हारी सगी बहन नहीं है, उसका बाप कोई और था और माँ भी कोई और थी और तुम्हारे बाप भी अलग ही थे। तुम दोनों का कोई भी सगा खून का रिश्ता नहीं बनता। तुम्हारी उससे शादी हो सकती है और यही एक तरीका है कि तुम सारी जायदाद के मालिक बन सकते हो। यह सुनकर मैं चुप हो गया था। मेरा दोस्त वहाँ से चला गया और मैं सोच में पड़ गया था। लेकिन जब भी सुनैना से शादी के बारे में सोचता मेरा दिल कांपने लगता। कैसे उससे शादी कर सकता था? नामुमकिन ही था। लेकिन यह बात भी ठीक था कि मैं जिस इंसान से भी सुनैना की शादी करवाता वो करोड़ों की जायदाद देखकर मुझे मेरे घर और मेरे ही बाप की जायदाद से बेदखल कर देता। मुझे लगा फिलहाल यह सब करने की कोई हर्ज भी नहीं है। मैंने दूसरे दिन अपने दोस्त से कहा, तुम्हारी बात ठीक है। मैंने वकील से भी बात की। वह मेरे और सुनैना के रिश्ते के बारे में जानता था, इसलिए कहने लगा, ठीक है, लेकिन आपको वसीयत तो याद है ना? न तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं और न ही सुनैना को छोड़ सकते हैं। इस सूरत में आपसे सब कुछ छिन जाएगा। यह वह कांटा था जो मेरे हल्क में जाकर अटक सा गया था। मैं तो भूल ही गया था कि मेरे बाप ने मेरे लिए कौन कौन से कांटे बिछा रखे थे। फिलहाल मुझे सुनैना से शादी करनी थी ताकि मुझे एक अच्छी खासी रकम मिलती और मैं अपना बिजनेस शुरू कर सकता था। एक बार मेरा कारोबार जम जाता तो फिर कोई समस्या ही नहीं थी। मैं सुनैना को छोड़ भी देता तो क्या फर्क पड़ता। मैंने सुनैना से शादी कर ली। उस पागल को तो शादी के बारे में भी कुछ पता नहीं था। वह बस अपने खिलौने में शादी ही के बाद मगन मैंने थी। वकील से एक अच्छी खासी रकम की डिमांड कर दी थी जो कि मुझे मिल भी गई थी। और फिर मैंने उन पैसों से अपनी एक छोटी सी गारमेंट्स की फैक्ट्री लगा ली
और काम करना शुरू कर दिया। लेकिन असल समस्या तो सुनैना की थी। कोई भी नौकरानी मेरे घर दिन रात रुकने का तैयार नहीं थी। वह कहती कि यह पागल लड़की है, एकदम आप से बाहर हो जाती है और जो चीज़ उसके हाथ में होती है उसी से मारने लगती है। यह तो किसी दिन हमें मार डालेगी। मैं एक दिन नौकरानी के घर के काम करवा कर खाना बनवाता था और उसके जाने के बाद घर को बाहर से ताला लगाकर चला जाता। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सुनैना अंदर अकेली कैसे रहेगी। मुझे तो इस बात का भी एहसास नहीं था कि वो पागल है, खुद को नुकसान भी पहुंचा सकती है। जब वापस घर लौटता तो पूरा घर बिखरा हुआ होता। सुनैना कुछ खाना पीना खाती, बाकी सब फर्श पर गिरा हुआ मिलता और वह खिलौनों से खेल रही होती। मुझे देखकर मेरे पास आ जाती। आशी भाई, मेरा चॉकलेट लाए। मैं जेब से एक चॉकलेट निकाल कर उसे देता। घर की बिखरी हालत देखकर मुझे सुनैना पर बहुत गुस्सा आने लगा था। मैं अब उसे डांटने लगा था। मैं थका हारा घर पहुंचता और घर का हाल देखकर मेरा जी चाहता कि सुनैना का गला दबा दूं।